अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा बच्चे, एग्जम्पशन दो तरह से मिल सकती है, ये टॉपिक रहता है ना हमारा। एग्जम्पशन दो तरह से अवेलेबल हो सकती है। फर्स्ट वन होती है टर्नओवर बेस्ड और सेकंड वन होती है आइटम बेस्ड। टर्नओवर से मुराद क्या है? जैसे कंपनी के बारे में कह दिया कि अगर कोई कंपनी कॉटेज इंडस्ट्री है उसको रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एग्जम्पशन हो गई। अब यहां पे अगर हम इसकी, अब ये बात तो कॉटेज इंडस्ट्री, वो तो इंडस्ट्री का नाम लिया हुआ है, टर्नओवर का जिक्र तो उमर साहब कहीं भी नहीं मिलता। हमने कहा फिर इसकी डेफिनेशन पढ़े। डेफिनेशन में फोर्थ वन पॉइंट हमने पढ़ा था जिसका एनुअल टर्नओवर 8 मिलियन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। अब बताइए एग्जम्पशन किस बेसिस पे दे रहे हैं? टर्नओवर की बेसिस पे, क्योंकि अगर इसका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 8 मिलियन से ज्यादा हुआ, कॉटेज नहीं रहेगी और इसको एग्जम्पशन भी नहीं मिलेगी, इसको लाजमी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना होगा। ठीक हो गया जी बच्चे? तो ये पहला कॉन्सेप्ट, ये कौन सी एग्जम्पशन हुई? टर्नओवर बेस्ड। अच्छा, सेकंड वन होता है किसी स्पेसिफिक आइटम्स के बारे में कह देना, जैसे किताब। अब बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ चीजें बना रहे होंगे, साथ किताब के पब्लिशर्स भी हैं, उनकी हर आइटम क्या एग्जम्प्ट होगी? नहीं, सिर्फ बुक्स बता दिया, ये बुक्स एग्जम्प्ट हैं। इसी तरह से न्यूज़पेपर्स, लोकली मैन्युफैक्चर्ड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, ये क्या हो गई? आइटम्स। तो दूसरी बात क्या पढ़ ली हम लोगों ने? एग्जम्पशन किस बेस पे हो सकती है? आइटम्स। तो एग्जम्पशन दो बेसिस पे हमने पढ़ी। फर्स्ट वन टर्नओवर बेस, सेकंड वन आइटम बेस। कोई दिक्कत? लोकली मैन्युफैक्चर्ड में असेंबल्ड भी आता है? लोकली मैन्युफैक्चर्ड जी, वो असेंबलिंग भी मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में फॉल करता है सेल्स टैक्स के उसूल के मुताबिक। अच्छा बच्चे, 2.6 टॉपिक में आप लोगों को करवा चुका हूं। नहीं अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है हमारे सब? कॉन्सेप्ट ये है कि पहली बात ये है कि सेल्स टैक्स का रेट किस डेट का अप्लाई होगा। हमने अब ये सोचना है इसका क्या मतलब। उसमें दो बातें करनी है। पहली बात कहता है अगर सप्लाई कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो सप्लाई जिस टाइम गुड करेंगे, जिस टाइम पे भी, उस टाइम का सेल्स टैक्स का रेट एप्लीकेबल होगा। ठीक है जी? तो इसके लिए सिंपल उसूल क्या आ गया? टाइम ऑफ सप्लाई। क्या वर्ड बोल दिया? टाइम ऑफ सप्लाई। क्लियर हो गया जी यहां तक? तो टैक्सेबल सप्लाई इन पाकिस्तान शैल बी चार्ज टू टैक्स एट सच रेट एज इन फोर्स, वो एप्लीकेबल होगा एट द टाइम ऑफ सप्लाई। जिस टाइम पे गुड्स की सेल होगी उस वक्त जो इफेक्टिव रेट होगा वो रेट यूज होगा। ठीक हो गया जी यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत? ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट समझना। अच्छा बच्चे, इंपोर्ट के केस में होता है जिस दिन गुड डिक्लेरेशन नोट, जीडी,
इसे बिल ऑफ एंट्री भी कहते हैं। इसके लिए नॉर्मली बिल ऑफ लीडिंग का वर्ड भी यूज हो जाता है, लेकिन ज्यादातर जो वर्ड यूज होता है वो जीडी या बिल ऑफ एंट्री यूज होता है वर्ड। जिस दिन वो प्रेजेंट हो उस दिन का टैक्स का रेट लागू होगा। इंपोर्ट के केस में जिस दिन जीडी या बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट होगी उस दिन का टैक्स का रेट लागू होगा। कस्टम की जो क्लियरेंस होती है वो दो तरह से हो सकती है। एक क्लियरेंस होगी डॉक पे, बंदरगाह पे, और एक हो सकती है सामान आपका वेयर हाउस में चला गया, वेयर हाउस से क्लियरेंस हो रही है। यहां तक बात क्लियर है? ये दो बातें अब आपने याद रखनी। पहली बात तो हम दोबारा रिपीट करता हूं, जिस दिन जीडी प्रेजेंट हो, बिल ऑफ एंट्री या बिल ऑफ लीडिंग प्रेजेंट होगा, उस दिन का टैक्स का रेट लागू होगा। इंपोर्ट की सूरत में अगर जीडी एडवांस में प्रेजेंट हो गई तो फिर जिस दिन कन्वेंस के एविडेंस कन्वेंस पे होगी उस दिन का टैक्स का रेट लागू होगा। मैं रिपीट करूं, अगर सामान आने से पहले या कन्वेंस पे करने से पहले आपने जीडी को प्रेजेंट कर दिया, गुड डिक्लेरेशन को प्रेजेंट कर दिया, तो फिर जिस दिन मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस, जिस दिन क्या होगा मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस, जिस दिन मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस। उमर साहब दो बातें हुई हैं अभी तक। इंपोर्ट के केस में जिस दिन जीडी प्रेजेंट होगी, बिल ऑफ एंट्री या बिल ऑफ लीडिंग प्रेजेंट होगी। अगर जीडी को एडवांस में प्रेजेंट कर दिया तो मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस। अच्छा, अब यहां पे एक एक्सेप्शन, अगर सेल्स टैक्स जीडी के प्रेजेंट होने के 7 दिन के अंदर अंदर अदा ना किया, लेकिन अब यहां पे एक उसूल है, जब क्लियरेंस कहां से हो रही हो, वेयर हाउस। क्लियरेंस कहां से हो रही हो, वेयर हाउस, और टैक्स कितने दिन के अंदर अंदर अदा ना किया, और किसके प्रेजेंट होने के, जीडी के डिक्लेरेशन के। तो फिर जब जिस दिन आप पेमेंट करने जाएंगे ना उस दिन का टैक्स का रेट लागू होगा। अगर उस दिन टैक्स का रेट बढ़ गया तो आप कहिए मैंने तो जीडी पहले ही प्रेजेंट कर दी थी, ऐसा नहीं है। सही है, अभी सामान आया ही नहीं, आपको पता है साल जैसे 2024 खत्म हो रहा है, 2025 शुरू हो रहा है, नया बजट आ गया, टैक्स का रेट चेंज होने लगा, आपका सामान आया नहीं, 29 जून है, आपको पता सामान तो जाके 3-4 जुलाई को आना है, आपने जीडी एडवांस में ही प्रेजेंट कर दी ताकि मैं टैक्स से बच सकूं। नहीं, जिस दिन आप मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस पे करेंगे, और अगर आपकी क्लियरेंस हो रही है वेयर हाउस से और आपने पेमेंट 7 दिन के अंदर अंदर टैक्स की ना की, तो जिस दिन पेमेंट करेंगे उस दिन का टैक्स का रेट। कंक्लूड करूं, पहली बात फर्स्ट वन, सप्लाई के केस में टाइम ऑफ सप्लाई, इंपोर्ट के केस में प्रेजेंटेशन ऑफ जीडी। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर जीडी प्रेजेंट हो गई इन एडवांस, मैनिफेस्ट ऑफ कन्वेंस। If payment is not made within 7 days from the clearance of goods from the warehouse, तो फिर at the date of payment। ये बात क्लियर है जी? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पढ़िएगा जरा जल्दी से इसको। जीरो रेटेड बच्चे पढ़ चुके होंगे? यस सर। रिफंड, यस सर। ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हो गया जी बच्चे, ये मेन टॉपिक है। नेक्स्ट वन, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स। किसके एडजस्टमेंट है बच्चे? इनपुट टैक्स की। रजिस्टर्ड पर्सन इंटाइटल्ड है, वो डिडक्ट कर सकता है इनपुट टैक्स को। आपको पता है ना, आउटपुट टैक्स में से वो क्या माइनस करवा सकता है? इनपुट टैक्स। इसको कहते हैं एडजस्ट करना। ड्यूरिंग द टैक्स पीरियड के दौरान, फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज,
मेड और टू बी मेड, जो उसने सप्लाई मतलब चीजें बेच दी हैं या जिन चीजों को बेचेगा, क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है अगर चीजें नहीं भी बेची, सेल नहीं भी की, अभी आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, आप उसका भी इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो। अभी सामान बेचा नहीं है, परचेजेस की हैं, आप उसका भी इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो। लेट्स सपोज आपने एक चीज 100 की खरीदी, आपने वो चीज 500 की बेच दी। अब वो 100 की जो आपने चीज खरीदी है उसमें से 50% चीजें आपके पास पड़ी हुई हैं, 50% बिक गई। क्या रिस्ट्रिक्शन किस चीज के? आउटपुट का 90% तक आपने लाजमी पे करना है। लेकिन ये तो कंडीशन नहीं है कि आप जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है उसका इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते। कर सकते हो, लेकिन अगर वो आउटपुट के 90% के इन बिटवीन है तो कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा हुआ तो 90 तक कर सकते हो, इससे ज्यादा। तो इसका मतलब है अगर सामान आपके पास भी पड़ा हुआ है आप फिर भी उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो, और अगर आपने बेच दिया तब भी इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो। यहां तक बात क्लियर? किस में से माइनस कर सकते हो? अच्छा, अब उसके लिए आपके पास किस चीज का होना जरूरी है? अगर आपने सप्लाई सामान खरीदा है तो टैक्स इनवॉइस। सामान खरीदा है तो क्या? इसका मतलब सप्लाई के केस में क्या होगा? टैक्स इनवॉइस। लेकिन अगर बिल हुआ, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी और गैस, उसके केस में बिल चाहिए। याद रखनी है ये बात। सप्लाई के केस में किस चीज की जरूरत है? इनवॉइस। बिल के केस में जैसे इलेक्ट्रिसिटी और गैस हो गया उसके केस में बिल। अच्छा, इंपोर्ट के केस में जीडी, जिसे हमने बिल ऑफ एंट्री भी बोला। अच्छा, अगर ऑक्शन हो गई तो ट्रेजरी चालान। ऑक्शन के केस में क्या होगा? 4 बातें पढ़ ली आपने। सप्लाई के केस में इनवॉइस, इलेक्ट्रिसिटी और गैस के केस में बिल, इंपोर्ट के केस में जीडी जिसका दूसरा नाम बिल ऑफ एंट्री, और फोर्थ वन बिल्कुल ठीक हो गया जी कि हमने ऑक्शन के केस में क्या लेना है? ट्रेजरी चालान। कोई मुश्किल बात? इनपुट टैक्स को क्लेम किस बेसिस पे किया जा सकता है? अक्रूवल बेसिस पे। क्या मतलब? अभी पेमेंट नहीं की, आप इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो ना, अक्रूवल है। इनपुट टैक्स पेड या अक्रूवल बेसिस में भी पेमेंट नहीं हुई, लेकिन एक्सेप्शन है। गैस और बिजली के बिल की अगर पेमेंट हो गई है तभी आप इसको इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हो, नहीं तो इसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक्सेप्शन। ठीक हो गया? अच्छा, अब बिल पे क्या मौजूद होना जरूरी है? बिल कंटेन एनटीएन और एड्रेस ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस, जो आपने कमिश्नर को बता दिया। ये बातें याद रखें। बिल एनटीएन हो और एड्रेस मौजूद हो। और ये एक्सेप्शन है, याद रखना। बिल अक्रूवल बेसिस पे नहीं, पेमेंट बेसिस पे। इलेक्ट्रिसिटी गैस का बिल किस बेसिस पे? पेमेंट बेसिस पे। ये मैंने संडे को भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। बाकी सब अक्रूवल बेसिस पे, लेकिन बिल शाबाश पेमेंट बेसिस पे। एक्सेप्शन है उसका। नेक्स्ट, अगली एक्सेप्शन देख लीजिएगा। अगर बिजली का या गैस का बिल पर्सन के नाम पे नहीं है, किस पे नहीं है? पर्सन के नाम पे नहीं है, नॉट इन द नेम ऑफ द पर्सन, तो फिर उसका एनटीएन नंबर मेंशन होना जरूरी है एड्रेस के साथ, फिर आप क्लेम कर सकते हो। ठीक हो गया जी बच्चे? अगर उसके नाम पे नहीं है तो एनटीएन प्लस एड्रेस, और अगर उसके नाम पे है तो नेम एंड एड्रेस। ये एक और बात, अगर इनपुट टैक्स आपने डिडक्ट नहीं किया विद इन द रेलिवेंट टैक्स पीरियड, तो फिर अगले कितने पीरियड तक कर सकते हो? 6 टैक्स पीरियड। 6 टैक्स पीरियड का मतलब कि अगले 6 माह। बात क्लियर हो गई जी? ये उसूल समझ में आ गया?
और अगर आप नहीं कर पाए तो फिर आप रिफंड की एप्लीकेशन दोगे, और ये एप्लीकेशन कितने पीरियड के अंदर अंदर दोगे? विद इन 1 ईयर। ये बात हो गई। अच्छा बच्चे, इनके केस में इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते हो, नॉट इंटाइटल्ड टू रिक्लेम या डिडक्ट हिज इनपुट टैक्स। ये अब उसूल आने लगे। इन गुड्स के केस में आप इनपुट टैक्स क्लेम 1 by 1। पहली बात, एग्जम्प्ट गुड्स के केस में नहीं कर सकते। किसके केस में नहीं कर सकते? बिल्कुल ठीक हो गया। अगर आप पर्सनल यूज के लिए या नॉन बिजनेस यूज के लिए गुड्स लेके आ रहे हो, उन पे भी इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। जो पर्सनल यूज में होती है या वो टैक्सेबल एक्टिविटी में यूज नहीं हो रही, उन पे भी आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद बच्चे, एडजस्टमेंट इज बार्ड। ऐसी सर्विसेज जिस पे प्रोविंशियल लॉ के मुताबिक आप इनपुट टैक्स क्लेम, हमारे साथ ऐसी सर्विसेज जिसमें प्रोविंशियल लॉ के मुताबिक आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। फेक इनवॉइसेस के केस में भी आप इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। मुश्किल बात तो नहीं है जी। नेक्स्ट, आपने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में पैसे ही नहीं जमा करवाए। सेल्स टैक्स हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी। सही होगा जी, ये न्यूमेरिकल सवाल आ चुका होगा। उसके बाद, कंप्यूटराइज रिस्क बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स टैक्स। याद आ गई बात? अगर इसमें इनकंसिस्टेंसी, डाउट अराइज हो गया, लेकिन इसका जरा केस पढ़िएगा। इनपुट टैक्स इज नॉट अलाउड वेयर अ डिस्क्रिपेंसी इज इंडिकेटेड बाय द ऑटोमेटेड सिस्टम ऑफ एफबीआर। हाँ, क्रॉस मैच करता है वो। अगर डिस्क्रिपेंसी आ जाए तो प्रोविजनल बेसिस पे अलाउ किया जाता है या नहीं किया जाता? किया जाएगा। और रजिस्टर्ड पर्सन को एडवाइस किया जाएगा एफबीआर की तरफ से कि वो कांटेक्ट करे अपने सप्लायर से और उसे कायल करे कि वो डिस्क्लोज करे अपना रेलिवेंट आउटपुट टैक्स। और अगर उसने ये हरकत ना की, डिक्लेयर नहीं किया, तो फिर नेक्स्ट पीरियड के अंदर उसका इनपुट टैक्स जो अलाउ हो चुका है वो रिकवर्ड किया जाएगा, उससे रिवर्स हो जाएगा। बात वही याद आ गई जो मैं बात बोला करता था जी बच्चे। नेक्स्ट, अगला, ऐसी गुड्स या सर्विसेज जिसको स्पेसिफाई किसने कर दिया? एफबीआर ने, और कहा विच हैव नॉट बीन डिक्लेयर्ड बाय द सप्लायर इन हिज रिटर्न एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द बायर। कि आप बायर ने उन गुड्स को डिस्क्लोज नहीं किया अपनी किताबों के अंदर, तो वो कहता है इसका इनपुट टैक्स भी आप क्लेम, या स्पेसिफाई कर दिया एफबीआर ने। गुड्स या सर्विसेज एफबीआर स्पेसिफाई कर सकता है। ठीक हो गया जी। Which have not been declared by the supplier in his return, जो सप्लायर ने अपनी रिटर्न में शामिल या डिस्क्लोज या डिक्लेयर नहीं किया। कब डिक्लेयर कब करना था? फाइलिंग ऑफ रिटर्न के टाइम पे, उसमें ही नहीं डिक्लेयर किया, तो फिर एफबीआर ने स्पेसिफाई कर दिया इन गुड्स के ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करने दिया जाएगा। नेक्स्ट बच्चे, अब बहुत प्लेन रीडिंग वाली बातें। इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस इफ ही फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द एफबीआर। तो अब क्या करेंगे? फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन। अगर आपको एफबीआर को इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी लेकिन आपने वो इंफॉर्मेशन शेयर ही नहीं की एफबीआर को, तो फिर इनपुट टैक्स ऑन परचेजेस आप क्लेम नहीं कर सकते। ये पास पेपर में आया हुआ सवाल, एक न्यूमेरिकल में हमने किया था। एक्स्ट्रा टैक्स, अगर एफबीआर ने कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया 18% से ज्यादा, वो जो 18% से ज्यादा टैक्स होगा वो आप क्लेम नहीं कर सकते। अब उसके लिए मेंशन किया हुआ, वो क्या मेंशन किया है?
इंडस्ट्री के लिए रेट ऑफ एक्स्ट्रा टैक्स होगा 17%, इसमें बिल की कोई कंडीशन नहीं, लेकिन कमर्शियल के लिए है। इंडस्ट्री में तो लगना ही लगना है। कमर्शियल में अगर ₹10,000 तक बिल आया तो क्या रेट होगा? अगर 10,000 से 20,000 आया तो रेट क्या होगा? अगर बिल 20 से 30,000 का आया तो कितना होगा? 30 से 40,000 का आया, 40 से 50 का, और अगर 50,000 से ज्यादा हुआ तो। अब बात समझ में आई? कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है, बिजली की कंजम्पशन के ऊपर। बिजली की कंजम्पशन जितनी बढ़ती चली जाएगी उतना सेल्स टैक्स का रेट भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इंडस्ट्री पे स्पेसिफाई कर दिया 17% होना ही होना। अब ये 18% अपनी जगह पे है, ये 17% एक्स्ट्रा टैक्स है। सर ये फिर टोटल इकट्ठा करके करेंगे या नहीं, जो एक्स्ट्रा टैक्स है ये फर्दर नहीं है, याद रखना। इसमें फर्दर बोलेंगे गलत हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा टैक्स है। 18% आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जितना भी हुआ, 5 हो 10 हो जो भी हो, वो आप क्लेम नहीं कर सकते। एक्स्ट्रा टैक्स क्लेम नहीं हो सकता। फिर हम शामिल तो 18% ही करें। ठीक हो गया जी बच्चे? तो आप देख लें किसी भी न्यूमेरिकल में हम कमर्शियल को कंसीडर नहीं करते क्योंकि सारे कमर्शियल हैं। अच्छा बच्चे, व्हीकल का केस हम पढ़ चुके हुए हैं, अदर देन स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल पे भी इनपुट टैक्स आप क्लेम, इस पे पास पेपर में सवाल आया हुआ है। देखें एग्जांपल, सीमेंट हो गया, पेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस अप्लायंसेस हो गया, पाइप्स, सैनिटरी फिटिंग्स हो गया, अदरवाइज स्टॉक इन ट्रेड। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, जो प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग होती है ना, हाँ, जो प्री फैब्रिकेटेड जैसे बनी हुई होती है, कुछ अलहदा से कुछ टाइम के लिए वो टेम्परेरी बिल्डिंग बना देते हैं, फिर खत्म हो जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स वगैरह। उन पे आप ले सकते हैं क्योंकि वो ज्यादातर बनाई जाती हैं कंस्ट्रक्शन, जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, जब वो कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो वो किसी एक जगह पे रुक रहे होते हैं, रह रहे होते हैं। वहां पे रुकने के लिए, पड़ाव डालने के लिए वो एक झोंपड़ा सा या फैब्रिकेटेड बिल्डिंग बना देते हैं। वो बेसिकली टैक्सेबल एक्टिविटी में आ गई, आपने यूज कर ली ना, वो आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, जस्ट लाइक प्लांट एंड मशीनरी की सूरत में, उसके ऊपर आपको वो मिल जाएगा, उसका इनपुट टैक्स आप क्लेम कर सकते हो। तो ये याद रखना, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स। इनपुट टैक्स रिलेटेड टू सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर, किसको बेचा तब भी इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते, जिसकी सेल्स टैक्स इनवॉइस में एनआईसी या एनटीएन नंबर रेसिपिएंट का मौजूद ना हो। अच्छा, ये गुड्स जो एफबीआर ने स्पेसिफाई कर दी है, शायद याद होगा संडे की क्लास में पढ़ा था, फूड्स, बेवरेजेस, गारमेंट्स, कंजम्पशन ऑन एंटरटेनमेंट, गिफ्ट्स एंड गिव अवेज, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस टू रेजिडेंशियल कॉलोनीज, ऑफिस इक्विपमेंट्स हो गया, एक्सक्लूडिंग फिजिकल कैश रजिस्टर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, क्रॉकरी, कटलरी। क्लियर हो गया जी बच्चे? ये याद रखिएगा, इस पे इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते। ऑफिस इक्विपमेंट नहीं सर, ये वाला सर, इसमें लिखा है गुड्स एंड सर्विसेज टू अनरजिस्टर्ड, हमने तो पढ़ा है। हम देखो, हमने ये बात पढ़ी थी कि आप जैसे हमजा ने सामान बेचा अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को और उसकी इनवॉइस पे एनआईसी नंबर नहीं है या एनटीएन नंबर नहीं है, तो वो सामान, अब यहां पे क्या है, ये तो आउटपुट टैक्स है। अगर हम कहें आउटपुट टैक्स नहीं लेना, ये तो अपनी जान पे खेलने वाली बात है। पनिश तो करना चाहिए आपको, आप अनरजिस्टर्ड को बेच रहे हो, और अनरजिस्टर्ड को बेचने का नुकसान क्या है? नहीं, फर्दर टैक्स तो फायदा होता है एफबीआर को।
फर्दर टैक्स तो फायदा है, अनरजिस्टर्ड को बेचने का फायदा होना चाहिए, 18 और 4% भी आएगा राना उमर साहब। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, अनरजिस्टर्ड बंदा एफबीआर में रजिस्टर्ड नहीं है। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी ने उसको सामान बेचा और ये सामान की सेल्स टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं की, वो 4% टैक्स उसका बच गया और खुद ये बात डिस्क्लोज ही नहीं की सेल वाली, टैक्स देने से बच गए, टैक्स अपनी जेब में डाल लिया। ये चीज तो चेन में ही नहीं आई, तो उन्होंने ये चीज अच्छी नहीं है, बुरी चीज है। इस चीज को रोकने के लिए क्या किया, कहा जो तुमने सामान खरीदा है, परचेज किया है, उसका इनपुट टैक्स भी तुम्हें डिसअलाउ हो जाएगा अगर तुमने किसको बेचा, अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा। सर जब हम अपोर्शनमेंट करते हैं इनपुट टैक्स की, उसके अंदर तो ये शामिल नहीं होता इसका अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को, जैसे नहीं अनरजिस्टर्ड तो हमने पॉइंट पढ़ा नहीं, सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर पर्सन नहीं है यहाँ पे, ठीक हर बंदा नहीं है, अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर स्पेसिफिक केस है। है। क्लियर हो गया ये। इसके अलावा अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर को जो सामान बेचा, हमने जो सेल किया, उसका उससे जो सामान उसको बेचा है, उसकी परचेजेस का भी इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, 20 साल। यानी कि उसमें फिर अपोर्शनमेंट करेंगे। हाँ, वो अपोर्शनमेंट उसकी अलग से हो जाएगी कि उसको उसके कितना बनता है परचेजेस का हिस्सा। ये मुश्किल बातें हैं, आपसे न्यूमेरिकल में जरा कम पूछेगा। ठीक होगा जी बच्चे। ये केस मेरा ख्याल है पहले भी एक दफा हमने डिस्कस किया था और आप लोगों ने मुझे बताया था। यहां तक हो गया। पेमेंट वाला पॉइंट बताइएगा, हो गया हुआ है? आ गया जी, गुड्स नीड टू बी डिस्ट्रॉयड। Goods need to be destroyed. अच्छा बच्चे, अगर गुड्स रिटर्न हो, और रिटर्न कौन करे, बायर, इस बेस पे के गुड्स इस्तेमाल के काबिल, इस्तेमाल के काबिल नहीं, सॉरी, अच्छा जी ये बात, फॉर कंजम्पशन एंड आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रॉयड, तो फिर क्या करना पड़ेगा उन्हें, क्या करना पड़ेगा, ये बात इंपॉर्टेंट हो गई, क्या करना है। अब ये डिस्ट्रॉय ऐसे नहीं कर सकते कि आप पकड़े और जाकर डिस्ट्रॉय कर दें। अब आपको डिस्ट्रॉय करना है अंडर द सुपरविजन ऑफ सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट। किसकी सुपरविजन में, किसकी सुपरविजन में, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट की सुपरविजन में क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है। और फिर उसका इनपुट टैक्स आपके लिए एडमिसिबल, आप वो क्लेम भी, समझ आ गई बात। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चे एक्सेस इनपुट टैक्स जरा पढ़िएगा और मुझे समझाना है ये टॉपिक आप लोगों ने, सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इतना हिस्सा। समझ आ गई क्या कह रहा है, कहता है अब 90% की रिस्ट्रिक्शन होगी, 90% से ज्यादा अगर आपका एक्चुअल इनपुट टैक्स हुआ तो डिफरेंस क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। मुश्किल बात तो नहीं है जी, मैंने इसी वजह से आपसे कहा जरा पढ़ लीजिएगा। रिफंड प्रोसीजर फॉर कॉर्पोरेट एंटिटी, पढ़िएगा जरा जल्दी से। सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ने के बाद मुझे बताना इसमें क्या मुश्किल बात है।
अगर कोई कॉर्पोरेट एंटिटी रिफंड लेना चाहती है तो उसको अपने एनुअल अकाउंट्स बनाने और उसका ऑडिट करवाना है और उसके साथ ऑडिटेड स्टेटमेंट अटैच होगी। ठीक हो गया जी। इन एक्सेस ऑफ आउटपुट टैक्स की आप ये रिफंड ईयरली बेसिस पे ले सकते हैं और जो साल खत्म हो रहा है उसके खत्म होने के अगले महीने आप ये रिफंड की एप्लीकेशन फाइल करेंगे। ऐसा ही है जी। This refund shall be made on yearly basis in the second month following the end of the company's financial year end. Second month लिखा हुआ, second month. Second month का मतलब क्या? जून में खत्म हुआ, जून के बाद अगला साल शुरू हुआ जुलाई और अगस्त, अगस्त के अंदर आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है। ठीक होगा जी बच्चे। अगर ऑडिटर को पता चला गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है इन फर्निशिंग द अबव सर्टिफिकेट, मैटर शैल बी रेफर टू द काउंसिल ऑफ द आईकैप फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर ऑडिटर ने गलती की, गिल्टी हुआ, उसने रिपोर्ट देते हुए गलती कर डाली, तो फिर ऑडिटर के खिलाफ कौन एक्शन लेगा? आईकैप, उसकी डिसिप्लिनरी एक्शन बॉडी वो है। ठीक है। एफबीआर प्रिस्क्राइब करेगा प्रोसीजर रिफंड करने का एक्सेस इनपुट टैक्स का इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड पर्सन के। अगर कोई नॉन, जैसे इंडिविजुअल है ना, सोल प्रोवाइडर, तो उसके लिए कौन बताएगा? एफबीआर बताएगा क्या प्रोसीजर होगा रिफंड का। जी कोई सवाल यहां तक पूछना चाहते हो? अच्छा बच्चे 2.15 पढ़ चुके हो मैम? नहीं पढ़ा हुआ? कुछ गुड्स ऐसी हैं जिसमें एफबीआर ने कह दिया तुमने भाई अनरजिस्टर्ड को बेचनी नहीं। समझ आ गई? स्पेसिफाई कर दिया है फेडरल गवर्नमेंट ने कुछ गुड्स को कि किसको नहीं बेचनी। इसका मतलब रजिस्टर्ड सिर्फ रजिस्टर्ड को ही बेच सकता है, अनरजिस्टर्ड को आप बेच नहीं सकते। ठीक है जी बच्चे। अगर आपने ऐसी हरकत कर डाली, बेच दी, तो आपकी परचेजेस के वक्त जो आपने इनपुट टैक्स क्लेम करना है वो क्या हो जाएगा? इनएडमिसिबल। वो कौन सी चीजें? पॉलीप्रोपाइलीन ग्रेन्यूल्स, आर्टिफिशियल फिलामेंटो, इसी तरह से फिल्टर रॉड सिगरेट के लिए, एयर कंडीशनिंग, चिलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन प्लांट, क्रेन्स, प्रोपेन स्टोरेज टैंक, हीट एक्सचेंजर और गैस सेपरेटर। नाम याद करने, इनमें समझने की जरूरत नहीं है कि ये किस लिए इस्तेमाल हो रहे। अगला 2.16 बताइएगा बच्चे। नहीं पढ़ा हुआ तो ये देखें, ये डायग्राम बनी हुई है आपके सामने, सुने फिर बात। ऐसे मजा नहीं आएगा, आपको समझ नहीं आएगी। हाशिर साहब एफबीआर के पास गए, बड़े खुशी खुशी इन्होंने कहा मैंने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवानी है, मुझे बड़ा शौक है सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाने का, मेरा सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर हो। उन्होंने कहा ठीक है जी रजिस्टर्ड कर देते। ये गए और इन्होंने अपनी जाके 1 जुलाई 2024 को रजिस्ट्रेशन करवा डाली। ये कौन सी डेट है? कौन सी डेट है? रजिस्टर्ड हो गया, बड़े खुश हुए, मैं रजिस्टर्ड हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रजिस्टर्ड, मैं एक अच्छा सिटीजन बन गया हूं पाकिस्तान का, जो कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, जो ईमानदारी के साथ टैक्स जमा करवाएगा। और ये वाकई माशाल्लाह ईमानदार हैं भी, अल्लाह ताला इन्हें ऐसा ही रखे। 1 जुलाई 2024 को जब रजिस्ट्रेशन करवाई, इनके पास पड़ा हुआ था स्टॉक, और स्टॉक पड़ा हुआ है, कुछ इन्होंने परचेज किया हुआ है, कुछ इन्होंने इंपोर्ट किया हुआ। ये स्टॉक है 10 मिलियन का, इन्होंने ये स्टॉक बेचा 10 मिलियन का और उस पे 18% रेट लगा। उन्होंने कहा भाई साहब 1.8 मिलियन आउटपुट टैक्स दे दें। इन्होंने कहा ले लें जी, टैक्स दे दिया, कलेक्ट किया था कस्टमर से, दे दिया। बाद में खुद सोच रहे हैं इसमें से इनपुट टैक्स कैसे माइनस करूं। उस वक्त तो मैं रजिस्टर्ड ही नहीं था जब मैंने खरीदा। समझ आ गई बात?
अब इसका मतलब सारे का सारा 1.8 मिलियन इनका क्या हो गया? नुकसान। ये तो सारा इनकी जेब से चला गया। इन्होंने तो एफबीआर साहब के सामने जाके रोना शुरू कर दिया, कहा मैं नहीं मानता। उन्होंने कहा हुआ क्या है? इन्होंने कहा देखो 20 मिलियन का मैंने इंपोर्ट किया हुआ था, 10 मिलियन का मैंने परचेज किया हुआ था, रजिस्ट्रेशन मैंने करवाई है यकम जुलाई को। उसके बाद आप कहते हो आउटपुट टैक्स दो। इनपुट टैक्स तो मेरा क्लेम होना ही नहीं है। उन्होंने कहा आपको किसने कहा? कहा मैं रजिस्टर्ड नहीं था। उन्होंने कहा फिर भी हम आपको कह रहे हैं ना। उन्होंने कहा अच्छा बताएं फिर। उन्होंने कहा हाशिर साहब बात सुननी है, जो परचेज किया है ना, रजिस्ट्रेशन की डेट से लेकर पिछले 30 दिन के अंदर अंदर जितना सामान खरीदा है आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम कर लें। समझ आ गई बात? परचेज 30 दिन के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ, पिछले 30 दिन के अंदर अंदर जितना सामान खरीदा है उसकी क्या कर लें? इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लें, क्लेम ले लें। लेकिन इनवॉइसेस हैं अपने पास। अगर टैक्स की इनवॉइसेस हैं आपके पास तो फिर कर सकते हैं ये काम, नहीं तो नहीं कर सकते। ये बात क्लियर? लेकिन अगर आप इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट के लिए ये दिन होते हैं 90 डेज। इंपोर्ट के लिए कितने दिन है? 90 दिन के अंदर। आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है यकम जुलाई को, जो यकम जुलाई से पिछले 90 दिन काउंट करो। लेकिन उसके लिए क्या होना जरूरी है? जीडी या बिल ऑफ एंट्री। सर ये जो 90 डेज हैं ये टाइम ऑफ सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है? परचेज है ना ये, वहां पे तो सेल का था। ठीक हो गया जी यहां तक? अब पढ़िएगा इस पॉइंट को। बात क्लियर हो गई जी? अब आ गया कॉन्सेप्ट मिनिमम वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट। ये अब कल पढ़ सकते हैं हम, वो बार बार मुझे हाईलाइट करेंगे। ये पढ़िएगा एक्सेस टैक्स कलेक्शन। सिंपल सी बात है, अगर मेरी दुकान है, मेरे पास इमाद साहब आ गए, इमाद साहब से मैंने टैक्स लेना था 18 रुपए का, मैंने इनसे ले लिया टैक्स 36 रुपए का। ये बड़े अच्छे इंसान हैं, इन्होंने टैक्स भी दे दिया। इन्होंने मुझे टैक्स दिया, बर्डन इन पे शिफ्ट हो गया। एफबीआर को मैंने जाके 18 रुपए जमा करवाए। एफबीआर कहता वो इमाद से कितने लिए? 36 रुपए। तुम हमें 18 रुपए जमा करवा लो। इमाद मेरा कस्टमर है, आएगा उन्होंने कहा नहीं अब दे दो। अगर बर्डन शिफ्ट हो गया और आपने किसी से या तो टैक्स बनता नहीं था ले लिया, या थोड़ा बनता था ज्यादा ले लिया, दो बात, या तो था ही नहीं ले लिया, या कम लेना था और बर्डन शिफ्ट हो गया, तो वो टैक्स अब किसको जाके जमा कराएंगे? एफबीआर। और बर्डन ऑफ प्रूफ के बर्डन शिफ्ट हो गया होगा, ये किसके ऊपर आती है? जिम्मेदारी किसके ऊपर आएगी? मेरे ऊपर आएगी। तो ये प्रूफ करना कि ये बर्डन एंड यूजर तक शिफ्ट हो चुका है। पॉइंट पढ़िएगा जरा जल्दी से। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, ये जरा पढ़ के मुझे समझाना है ये क्या कहता है, फिर मैं समझाता हूं।
ये बात क्लियर है? कहता है किसी एक पर्सन ने या ज्यादा लोगों ने मिलके अगर टैक्स कलेक्ट करके जमा नहीं करवाया तो वो अकेला और वो सारे के सारे इकट्ठे भी इस चीज के लिए क्या हो सकते हैं? लायबल हो सकते हैं। मतलब एफबीआर एक से अगर एक हाथ में आ गया तो सब टैक्स उससे इकट्ठा करवा लेगा और कहेगा बाकियों से तुम रिकवर करो, तो इसे कहते हैं सेवरली एंड जॉइंटली लायबल। प्लेन रीडिंग है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इनकम टैक्स में भी कॉन्सेप्ट आएगा, वहां जाके ज्यादा डिटेल में बात डिस्कस कर लेंगे। अगला पॉइंट पढ़िएगा, सप्लाई ऑफ पार्ट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जो बातें बहुत सिंपल सी हैं, पढ़ चुके हैं, मैं वो रेफर करवा रहा हूं, पढ़िएगा। याद है ना, इसमें हमने टायर्स की एग्जांपल भी डिस्कस की थी, फ्री पार्ट्स रिप्लेस करना। जिसमें फिनिश गुड्स टैक्सेबल हो तो दोबारा उसके वारंटी के पार्ट्स टैक्सेबल नहीं होते। तो ये सेंटेंस आपने याद रख लेना, नो सेल्स टैक्स इज पेएबल एक्सेप्ट ऑन सप्लाई ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अगर फाइनल गुड्स टैक्सेबल हो तो फिर फाइनल प्रोडक्ट के अलावा पार्ट्स की रिप्लेसमेंट पे टैक्स लागू नहीं हो। सर जो पार्ट्स रिप्लेस किए अगर उनकी कोई स्क्रैप वैल्यू है या उनको किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बेच दिया तो ऐसा हो सकता है कि उसको फिर सप्लाई कंसीडर करेगी? देखो सेकेंड हैंड के केस में तो वैसे ही हमने एक अलग से डिस्कशन कर डाली है, ठीक है। अच्छा जी, डेफिनेशंस में जो जो डेफिनेशंस हम पढ़ चुके होंगे, इससे आगे जो पढ़ने वाली होंगी और कुछ मैं आप लोगों के एंड पे स्किप करूंगा। कल इंशाल्लाह इसको मैं कोशिश करूंगा खत्म करूं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।